बात आगे बढ़े इससे पहले पीएम मोदी का एक बयान याद कीजिए। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली के दौरान पीएम ने कहा था, ये लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। पीएम ने ये बात कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र और संसाधनों के बंटवारे को लेकर कही थी। 2 साल बाद उनकी ही पार्टी इन आरोपों से घिरी नजर आ रही है। इसकी आंच में सिर्फ उनके सांसद ही नहीं, उनकी राज्य सरकारें और अब तक बेदाग रहे संघ प्रचारक तक आ रहे हैं। वहीं सीबीएसई और नीट तो सरकार के गले की ऐसी फांस बन गया है जो न निगली जा सकती है न उगली। कहा तो ये तक जा रहा है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार 12 साल के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चुनावी विश्लेषक संभावना जता रहे हैं कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में इसका खासा असर पड़ सकता है। आइए 5 प्रमुख बिंदुओं के जरिए इसे ही भांपने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं न्यूज कोठरी। सबसे पहले बात सीबीएसई और नीट की। इस बार सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली लागू की थी। इसका उद्देश्य कॉपी जांच को ज्यादा तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना था। हालांकि जब रिजल्ट जारी हुआ तो बड़ी संख्या में खामियां नजर आईं। यहां तक कि सीबीएसई बोर्ड के ही 2 छात्रों सार्थक सिद्धांत और निसर्ग अधिकारी ने पोर्टल की कई खामियां गिनवा दी। वहीं नीट पेपर लीक होने पर सरकार ने कार्रवाई तो तेजी से की, लेकिन छात्रों के ट्रॉमा का क्या? जिन छात्रों ने फंदे को गले लगा लिया, उनके परिवारों का क्या? रही सही कसर मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार में तब पूरी हो गई जब 2 दिन पहले महाराष्ट्र टेट का पेपर भी लीक हो गया। अब बात दूसरे मुद्दे यानी सीजेपी की करते हैं। सीजेआई सूर्यकांत के एक बयान के बाद शुरू हुई सीजेपी लगातार सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। 6 जून को जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रोटेस्ट कई शहर घूमकर 20 जून को एक बार फिर जंतर मंतर पर आकर डट गया है। 28 जून से पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस प्रोटेस्ट में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इन सब की मुख्य मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। यहां तक कि शिक्षा मंत्री ने तो इन्हें दहशतगर्दों की बी टीम तक करार दे दिया है। एक और बात जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश की मुख्यधारा मीडिया इस मुद्दे को उठाने तक से परहेज कर रहा है। बिला शक समझा जा सकता है कि ये क्यों और किसके इशारे पर हो रहा है। बात आगे बढ़ाते हैं तीसरे मुद्दे पर और राम मंदिर की बात करते हैं। वही राम मंदिर जिसके लिए भाजपा ने बाकायदा कई साल तक आंदोलन चलाया और उसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। क्या यही राम मंदिर इस बार मतदाताओं का रुख बदलेगा? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। इस उद्घाटन के साथ भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के सालों पुराने वादे को पूरा किया था, लेकिन ये बात भाजपा को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह एसपी के अवधेश प्रसाद से करीब 55,000 वोटों से हार गए। इस बार तो हालात पूरी तरह उलट हैं। देश दुनिया में चंदा चोरी की खबरें सुर्खियों में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में आई दर्शनार्थियों और अयोध्या वासियों की बातचीत में साफ झलक रहा है कि करोड़ों भक्तों का दिल इस घटनाक्रम से दुखा है। हालांकि सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एसआईटी बनाकर 8 आरोपियों को चंदा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन इस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि छोटी मछलियों को निशाना बनाकर बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। उनका इशारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय जो कि आरएसएस के प्रचारक हैं और ट्रस्टी अनिल मिश्रा जो कि आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनकी ओर है। इनके शय पर ही कई आरोपियों की एंट्री राम मंदिर में हुई थी। इन सबका आने वाले चुनावों पर क्या असर होगा, देखना दिलचस्प होगा। अब बातों का क्रम एमपी की ओर मोड़ देते हैं। एमपी में चुनाव अभी करीब 2.5 बरस दूर हैं, लेकिन यहाँ की सियासी जमीन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद तेजी से तपने लगी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोहन यादव के सीएम बनने के बाद उनके परिवार ने उज्जैन में 168 एकड़ की जमीन खरीदी है। इसमें से 111 एकड़ जमीन उन इलाकों में है जहां साल 2028 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है। इसे सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जा रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि सीएम ने इस जमीन खरीद पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। सीएम कार्यालय ने जरूर इन आरोपों को खारिज करते हुए इतना ही कहा है कि सीएम बनने के बाद मोहन यादव के परिवार ने कोई जमीन नहीं खरीदी। अंतिम और 5वीं बात मोदी मंत्रिमंडल के एक मंत्री की। इंडियन एक्सप्रेस की ही एक और रिपोर्ट में पोल खुली है मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की।
चौधरी ने अपने ही विभाग से खीरे की खेती के लिए 99 लाख की सब्सिडी ली है। ये खेती वे राजस्थान के डिडवाना में कर रहे हैं। जिस योजना के तहत उन्हें सब्सिडी मिली है उसका नाम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इस योजना को 2014 में बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल खेती को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। इस योजना का संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड करता है और ये बोर्ड मंत्री महोदय के मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। हालांकि इस सब्सिडी को अंतिम मंजूरी प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी देती है, जिसमें राज्य मंत्री शामिल नहीं होते, लेकिन फिर भी मंत्री महोदय का अपने ही विभाग की योजनाओं का सीधे लाभ लेना सवाल तो खड़े करता ही है, खासकर तब जब 2018 में उनका आवेदन खारिज किया जा चुका हो। हालांकि अपनी सफाई में मंत्री महोदय का कहना है कि सब्सिडी उन्हें नियमानुसार ही मिली है। इस प्रकार चारों ओर से भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें अपनी ही करनी पर घिरी हुई हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दिन रात राष्ट्र की माला जपने वाले राम मंदिर गबन पर क्यों शांत हैं? लगातार पेपर लीक के बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्यों अपने पद पर बने हुए हैं? क्यों जन कल्याण के नाम पर सत्ता में बैठे माननीयों पर अपने ही परिवार को फायदा देने के आरोप लग रहे हैं? क्या कोई आकर इन सबका जवाब देगा? फिलहाल कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ कोठरी के साथ। शुक्रिया।